बिजनेस यूनिट का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है उसके बारे में चर्चा है। सो लेट अस सी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तुम चेक करोगे तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को हम दो पार्ट्स में बांटेंगे। ना बेसिक लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स हर कंपनी अपना एक साल का ऑब्जेक्टिव बनाती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई 12th में 90% लाया जाए, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो कंपनी एक तो इकोनॉमिक में से मतलब पैसों से संबंधित ऑब्जेक्टिव, मतलब जो एंड रिजल्ट है, बिजनेस क्यों कर रहे हैं, एंड रिजल्ट, तुम्हारा एंड रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट। एक स्टूडेंट 90% लाना चाहता है तो एक कंपनी चाहती है कि अपना सेल्स 10% से बढ़ाए, प्रॉफिट 15% से बढ़ाए। सो इस प्रकार से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग रहेंगे कंपनी के। आया समझ में। तो ये तो पैसा का हो गया, लेकिन तुमको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, तो सोसाइटी के लिए भी तुमको ऑब्जेक्टिव्स बनाना होगा। तो एक बिजनेस यूनिट है, कोई भी सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव, सबके अपने कुछ न कुछ तो ऑब्जेक्टिव जरूर होते हैं। तो वो जो टोटल ऑब्जेक्टिव या तुम्हारा एंड धंधे का एंड रिजल्ट जो ऑब्जेक्टिव है, उसको दो भाग में बांटा जाता है। एक है तुम्हारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो पैसा कमाने का ऑब्जेक्टिव है। एक सोशल ऑब्जेक्टिव है जो बोलते हैं ना, जो सोसाइटी के लिए है, ठीक है। तो हम पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं जिसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ही नहीं तो तुम सर्वाइवल कैसे करोगे। तो सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। कोई भी धंधा हो, प्रॉफिट के बिना वो प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला पार्ट प्रॉफिट है। तुम प्रॉफिट दो प्रकार से डिजाइन करोगे। तुम्हारा नया धंधा है तो तुम बोलोगे, तुमने कैपिटल 1 लाख लगाया तो तुम 15% 15,000 कमाना चाहते हो। या तो तुम्हारा पुराना धंधा है तो तुम बोलोगे पिछले साल जो नफा हुआ था 15,000 2020 में, सो 2021 में उस 15,000 में 10% बढ़ना चाहिए। मतलब 2021 में 10% मतलब 15,000 का 10% कितना हुआ, 1500, मतलब 16,500। सो इस प्रकार से हर साल तुम 10-10-20% बढ़ाना चाहोगे प्रॉफिट। कोई भी धंधा प्रॉफिट के बिना उसका प्रोग्रेस नहीं है। इसके पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा था, या इसके बाद वाले जो रोल ऑफ प्रॉफिट में आएगा उसमें हमने ऑलरेडी देखा था कि प्रॉफिट के बिना या प्रॉफिट के वजह से तुम्हारा सर्वाइवल, तुम्हारा ग्रोथ सब रुक जाएगा, है ना। सो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड करीबन 1 लाख करोड़ साल का प्रॉफिट कमाता है और वो निरंतर बहुत सालों से ग्रो हो रहा है, ठीक है ना। तो तुम्हारा पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज भाई बाकी सब बाजू में, पहला तो प्रॉफिट कमाए। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, सर्च फॉर न्यू कस्टमर्स। ना सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तुमको दूंगा, मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ कोई तो जगह पे। आ, वो इन्फोसिस का एग्जांपल दिया था, तुमको याद होगा। मैंने एग्जांपल दिया था इन्फोसिस का। उसमें क्या बताया था मैंने कि जो इन्फोसिस कंपनी है उसने एक बैंकिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया था। उस बैंकिंग प्रोडक्ट का नाम क्या था, फिनेकल नाम था, याद है। सो तुम जब लिखोगे एग्जांपल तो प्रॉफिटेबिलिटी में तुम इसका ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें तुम इन्फोसिस इन्फोसिस का फिनेकल ले लेना। सो मैंने क्या बताया था, आज उनके पास 200 वर्ल्ड के बैंक है। वर्ल्ड के 16.5% ऑफ द वर्ल्ड बैंक उनके पास है। और करीबन 100 करोड़ लोग को इनडायरेक्टली वो लोग सर्विस देते हैं वाया बैंक, है ना। तो अभी ऐसा हो गया सिचुएशन इन्फोसिस का, उन लोग को फॉरेन में मार्केट नहीं मिल रहा था। आज के तारीख में तुम देखोगे तो बांग्लादेश का बैंक जो है वो लोग यूज करते हैं फिनेकल। मुझे लगता है वियतनाम का, ताइवान का बैंक, नेपाल का प्रभु बैंक, अमेरिका का बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब फिनेकल यूज करते हैं इन्फोसिस का। और पहले क्या था, इन्फोसिस चाहते थे कि भारत में इनको क्लाइंट्स मिले,
अभी इनको इनको सारे नए कस्टमर्स फॉरेन में मिल रहे हैं। अभी तो ऐसा स्थिति हो रहा है कि इनको नए कस्टमर्स सब फॉरेन में, मतलब अब एक कॉमन सेंस है, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगले साल प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब तुमको नए कस्टमर्स मिलेंगे। नए कस्टमर्स नए मिलेंगे तो ये साल का जो प्रॉफिट है अगले साल का भी तो प्रॉफिट सेम रहेगा। सो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तुमको नए कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे। सो सर्च फॉर न्यू कस्टमर्स, मतलब कि फिनाक इन्फोसिस वाले क्यों अभी सक्सेस होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका फिनेकल जो प्रोडक्ट है अब वो थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो गया। पहले उसमें बहुत सारे कठिनाई थे, उन्होंने उसमें काफी इंप्रूवमेंट किया, जो कि पॉइंट नंबर 3 भी तुम इन्फोसिस का एग्जांपल ले सकते हो। इनोवेशन, जो बैंकिंग में ये लोग क्यों आगे हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। अच्छा, इन्फोसिस का कंपटीशन है, इन्फोसिस को स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के साथ compete करना पड़ता है, अकेले वो लोग के पास मोनोपोली नहीं है। इन्फोसिस बोलते हैं ना कि अकेला होता तो वर्ल्ड का 16.5% नहीं, वर्ल्ड का 100% बैंक इनके पास होता था। लेकिन इनके पास अभी तक 16.5% मार्केट है और वो बढ़ रहा है। हालांकि इनके स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर्स है, लेकिन इनको फायदा होता है इनोवेशन से। इन लोगों ने क्या किया, पहली बार इन्फोसिस इतने साल तक सक्सेस नहीं था, 2015 के बाद उनका सक्सेस शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने पहली बार कस्टमर से बात करना शुरू किया, बैंक से बात करना शुरू किया कि तुमको कैसा चाहिए। अब फिनेकल पहले क्या था, जो इन्फोसिस के लोग हैं वो लोग डिजाइन करते थे, और वो बहुत रिजिड था। जैसे कि बोलते ना, हम लोग जैसा बोलेंगे वैसे बैंक को मानना पड़ेगा, जबकि बैंक बोलते थे भाई हमारा रिक्वायरमेंट तो पूरा करो। तो इसकी वजह से अमेरिका में एक बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल किया था इन लोग का, क्योंकि इन्फोसिस फ्लेक्सिबल नहीं था कि बैंक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद का डिजाइन करके बेचता था। जब इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया, बैंक से बात किया, बैंक के रिक्वायरमेंट पूरे किए, तब से वो सक्सेस होना शुरू हुआ। इनोवेशन मतलब जब तुम नया कुछ डिजाइन करते हो और बेचते हो, उसको इनोवेशन बोलते हैं। ठीक है ना? नयापन, नयापन प्रोडक्ट में लाना। सबको समझ में आया? इन्वेंशन और इनोवेशन में एक फर्क है। इन्वेंशन मतलब जैसे कि एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया था, लेकिन फिर उसने कंपनी चालू की थी, एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी। ठीक है ना? उसको इनोवेशन बोलते हैं। तुम इसका भी एग्जांपल ले सकते हो एडिसन का। इधर जो एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी है, आज वो कंपनी वर्ल्ड की बहुत फेमस कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक, मुझे लगता है रिलायंस से भी बड़ा कंपनी है। तो वो लोग, जब उसने बल्ब इन्वेंट किया था, पर उसको जब तुम कमर्शियली बेचते हो तो उसको इनोवेशन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस है भाई, इनोवेट करो, नयापन कुछ ना कुछ लाओ। चौथा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अभी हर कंपनी के पास मैन मनी मशीन रहता है जिससे वो काम करता है, बट हर चीज लिमिटेड है। आदमी 8 घंटे काम करेगा, मशीन को भी थोड़ा आराम देना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। मटेरियल्स का भी कभी कभार शॉर्टेज रहता है। जैसे अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आज के तारीख में बेस्ट एग्जांपल इसका बैठता है फार्मास्यूटिकल, क्योंकि फार्मास्यूटिकल अपना जो इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल शायद स्पेलिंग, हाँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसका मेन रॉ मटेरियल आता है चाइना से। और चाइना के साथ जो प्रॉब्लम्स चालू है लद्दाख में, इसकी वजह से दवाइयां जो आते हैं उसके चेकिंग होते हैं, पहले इतना चेकिंग नहीं होता था, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग चेकिंग होता है, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये जो फार्मास्यूटिकल के जो कंपनीज है, उनको वो स्टॉक का शॉर्टेज हो रहा है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल चाइना से आता है और सस्ते में आता है। वही अभी रॉ मटेरियल उन लोग को इंडिया से या दूसरे देश से ढूंढना पड़ रहा है। लेकिन जब तक इसको काफी महीने लगते हैं भाई, सब तुमको टेस्ट करना पड़ता है प्रोडक्ट का क्वालिटी है कि नहीं। तो अभी वो वाली बात है, तुम्हारे पास 100 किलो का, बोलते ना, कैप्सूल का कवर है, कैप्सूल है ना, कैप्सूल के अंदर तुम पाउडर डालोगे और जो भी डालोगे, तो कैप्सूल तुम्हारे पास 100 किलो है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है, और 100 किलो आना है अक्टूबर में। तो तुम क्या करोगे, इतना कोशिश करोगे कि 100 किलो जितना भी बना है वेस्ट ना हो, क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड स्टॉक में कैप्सूल, क्योंकि कैप्सूल के अंदर जब केमिकल डालोगे 100 किलो खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुमको रुकना पड़ेगा। तो ये 100 किलो को वेस्ट मत होने दो। ठीक है, ये वाला ए वाला पार्ट था। अब बी वाले पार्ट में आते हैं, जिसको हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड्स। ना एक सीधा सा हिसाब है, तुम इसमें बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो होंडा का, ले सकते हो, और होंडा से भी बढ़िया एग्जांपल आईफोन का ले सकते हो। मैं दोनों के बारे में चर्चा करूंगा।
होंडा जापानीज कंपनी है, टोयोटा जापानीज कंपनी है। तुम इसमें तीनों का एग्जांपल, होंडा, आईफोन, टोयोटा और सोनी, ये तुम कभी मैं तुमको एक कार का बोलते ना, एक अंदर एक पिस्टन रहता है, एक रॉड रहता है। अभी देखा गया, वो जो रॉड है, मुझे लगता है स्टेयरिंग व्हील और शायद इंजन को जोड़ने वाला रॉड है। अमेरिका वाले थोड़े से शॉक हो रहे थे, रॉड अमेरिका में भी सेम रॉड और जापानीज में भी सेम रॉड, लेकिन जब क्वालिटी में चेक किया तो जापानीज रॉड टिकता था और अमेरिकन रॉड टूट जाता था। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि जापानीज लोग क्वालिटी में उसको बोलते हैं ना, अपना जुनून मानते हैं। और इसमें भी आईफोन भी काफी आगे है। आईफोन वालों का क्या मानना है कि जो हमारा आईफोन है, वो जैसे बाहर सुंदर दिखता है, वो अंदर से भी उतना ही सुंदर उन्होंने बनाया है। बोलने का तात्पर्य यह है कि टोयोटा जैसी कंपनी जिसको क्वालिटी में बेस्ट माना जाता है, इनफैक्ट टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है, मुझे लगता है कंपनी का नाम इंडिया में टोयोटा को टीकेएम बोलते हैं, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स, इसके साथ जॉइंट वेंचर है। अभी जॉइंट वेंचर क्या है, ओसी के अलग चैप्टर में मैं सिखाऊंगा। मतलब टेम्पररी पार्टनरशिप जो कि 10 साल का होता है, 10-10 साल के लिए एक्सटेंड होता है। सो जो टोयोटा गाड़ी है, जो मैन्युफैक्चरिंग जहां पे होता है टोयोटा का, वहां पे उन्होंने ऐसा किया है कि एक भी प्रोडक्ट में जरा सा भी डिफेक्ट रहेगा ना, एक वर्कर बटन दबाता है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाता है, पूरा पूरा कंपनी बंद हो जाता है उस समय। मतलब ऐसा सोचो ना, लाइट चली गई, जब तक वो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्यों हुआ, कहां से शुरू हुआ, जब तक सॉल्व नहीं करते तब तक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते ही नहीं है लोग। इसकी वजह से टोयोटा गाड़ी में प्रॉब्लम बहुत कम आता है, क्योंकि लोग इतना वर्ल्ड क्लास बनाते हैं। बाकी इंडिया का मेंटालिटी क्या है, हे खराब है ना, जाओ दे, ह्याला बाहर फेंक, बाकी अपन चालू ठेव। तो जापान वाले मानते ही नहीं है ये लॉजिक। जापान बोलते हैं ये खराब है तो बाकी भी तो खराब हो सकता है। तो वो लोग पूरा मैन्युफैक्चरिंग रोक देते हैं जब तक उनको वो क्वालिटी, मतलब वो डिफेक्ट जहां पे हुआ है उसका सोल्यूशन ना निकाले। तो होंडा वालों का भी मेंटालिटी, मतलब ये जापानीज लोग का ही मेंटालिटी ऐसा है। अच्छा, जापान में तुम बहुत थक गए, जैसे मैं बहुत थक जाता हूँ ना सवेरे इतना काम करने के बाद, थोड़ा रेस्ट करता हूँ आधा घंटा, आंख बंद करके ऐसे थोड़ा रेस्ट करना ही पड़ता है मुझे, मेरा ब्रेन नहीं तो फ्राई हो जाएगा लगातार सिखा के। तो जापान में जो लोग ऐसे आंख बंद करके लेटे हुए हैं, थोड़ा उनको वो सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है कि ये आदमी बहुत मेहनत करके आराम कर रहा है, थक गया है बेचारा ये। इंडिया में किसी ने आंख बंद किया तो लोग लात मार के उठाते हैं, काय रे उठ, काम कर, ऐसे। दृष्टिकोण देखो भारत का और जापान का क्या है। मैं सोचता हूँ मैं इंडिया में रहा और काम करो, लोग बोलेंगे काम कर, मैं बोलूंगा भाई थक गया हूँ लगातार 6-8 घंटे से, एक आधा घंटा का रेस्ट। जापान में उल्टा सम्मान से देखा जाता है, तुम यदि आंख बंद करके आराम कर रहे हो तो, और वो इंडिया में लोग गाली देते हैं। यही फर्क है मेंटेलिटी का, इसलिए वहां का क्वालिटी, वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी तुमको जापान में ही मिलना है। एक जर्मन भी क्वालिटी के लिए बहुत आगे माने जाते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए खास करके। दूसरा, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में तुमको बोलता हूँ बहुत सारे कंपनी करते हैं। वैसे 12th में ज्यादा डिटेल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन करके एक चैप्टर है, वो सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं 12th में। एक कंसेप्ट है बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है ना। तुम नोट करो, मैं तुमको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अमूल का। इसमें अमूल भी बोलते हैं ना जवाबदार है इसमें, वो चीटिंग नहीं है, लेकिन अमूल भी इस मामले में जवाबदार है। अभी तुम वेनिला लेने जाओगे ना, वो लोग बोलते हैं बाय वन गेट वन फ्री, मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका जो 1 किलो का जो भी पैक रहेगा, वो जो उनका ब्लू रंग का तुमने देखा होगा ना, 1 किलो का पैक आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम 200 रुपए की आती है, तो दुकानदार क्या बोलता है, एक काम कर, एक 100 रुपए में ले। तो जब तुम बाय वन गेट वन फ्री कर रहे हैं, तो जब एक आइसक्रीम दे रहे हैं तो दूसरा फ्री होना चाहिए ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो फ्री वाला पार्ट है उसका कीमत बाय वन में जोड़ देते हैं। जैसे अमूल 100 रुपए का आइसक्रीम है ना, उसमें 100 रुपए का जोड़ देते हैं, 200 रुपए। अमूल ऐसा चीटिंग करता नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य रहता है कि लोग खरीदे 200 रुपए का जिसमें एक फ्री में मिल जाए, तो दुकानदार क्या करते हैं, आधा बेचते हैं उसका। इंडिया में ये प्रैक्टिस बहुत बुरा है। यही प्रैक्टिस तुमको अमेरिका जापान में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पेनल्टी लगा देगा। लोग क्या करते हैं, मेरे टाइम में एक प्रॉब्लम होता था, तुम सिलेंडर लेने जाओ ना, नया सिलेंडर, तो
दुकानदार क्या बोलता था, पहले शेगड़ी भी हमारे पास से लो। शेगड़ी मतलब बर्नर बोलते ना, गैस चूल्हा जिसमें पकाते खाना। वो लोग क्या बोलते थे, हमारे पास से तभी सिलेंडर आप तुमको देंगे जब शेगड़ी लेना पड़ेगा। अरे ये तो अनफेयर हो गया ना, मैं तो बोलूं मेरे पास ऑलरेडी शेगड़ी है, मैं क्या करूं, नहीं फिर हम नहीं देंगे। तो ऐसा बहुत सारा चीटिंग देखा गया है इंडिया में। अभी कम हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा सख्त हो गया। तो इस प्रैक्टिस को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोलते हैं, जिसमें कस्टमर को नुकसान होता है। आया समझ में? जैसे गेहूं का, वो सिर्फ 5 किलो का ही पैक बेच रहा है, जबकि तुमको 1 ही किलो चाहिए, वो बोलता है नहीं मिलेगा, 1 किलो का नहीं है। तो तुम्हारी गलती थोड़ी है, उसकी जवाबदारी है 1 किलो का दे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में काफी घंटे में चर्चा कर सकता हूँ। सो फिलहाल वो टॉपिक जाने दो, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। क्योंकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब तुम्हारा उद्देश्य है कस्टमर को चीट नहीं किया जाए। यदि कोई प्रॉब्लम, मेरे को अमेजन से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। अमेजन में कई बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे प्रोडक्ट डुप्लीकेट मिला है, कई बार मतलब 2 बार हुआ है। दोनों बार अमेजन ने मुझे रिफंड किया हुआ है। मैंने उनको फोन करके बोला कि भाई ये डुप्लीकेट है, साफ पता चल रहा है। तो उन्होंने बोला सॉरी हमसे गलती हो गई, हम रिफंड करके देते हैं। मैंने बोला एक काम करो, कल आदमी को भेजो डुप्लीकेट लेके जा रहे। उन्होंने बोला नहीं वो आप ही रख लो, हम लेकिन आपको रिफंड करें। उन्होंने डुप्लीकेट भी नहीं लिया। हाँ उन्होंने पूछा कि कब खरीदा, ताकि हम ट्रैक कर सके कौन था वो सेलर। तो मैंने डुप्लीकेट को फेंक दिया। यो कवर चेंज करता है खुला दो, ये चेंज यदि करता यदि है। म्यूट, हर्ष म्यूट म्यूट कर अपने आप को। तुम लोग ने थोड़ा सेंसिबल रहना चाहिए बेटा। तुमको जब पता है बोलना कम है तो म्यूट करके रखा करो। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अभी मैं तुमको एग्जांपल लेता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में लोग काम करते थे, बराबर है। जैसे ही उसने जियो लाया, कितने लोग को नौकरी मिला पता है? जियो की वजह से 60,000 लोग आज जियो में काम करते हैं। नासिक में एक सादा सा डोमिनोज खुलता है तो करीबन 20 लोग को नौकरी एक झटके में मिल जाता है। पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड में ज्यादा। तो तुम्हारा उद्देश्य है नए नए ब्रांड्स, नए नए होटल डाल के लोगों को नौकरी दिया जाए। तो सोसाइटी के लिए तुम कर रहे हो ना, सोसाइटी को क्वालिटी गुड्स दे रहे हो, सोसाइटी के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हो, तुम सोसाइटी के साथ ईमानदार हो। इसलिए तुम देखो आज के तारीख में अमूल पर सब भरोसा करते हैं। मैं सिर्फ अमूल का ये बाय वन गेट वन फ्री मानता नहीं हूँ, लेकिन तुम आंख बंद करके अमूल, आजकल अमूल ने ब्रेड लाया, मिठाई लाया, सब आंख बंद करके खरीदते हैं। उनको पता है अमूल धोखा देगा नहीं। ठीक है ना? सो क्वालिटी, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सोसाइटी में मत करो, लोगों को नौकरी दो। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, मैं तुमको इसका बेस्ट एग्जांपल दूंगा। एक कंपनी है सूरत में, मैंने शायद इसके बारे में बताया भी, डायमंड्स का, श्री रामकृष्णा एक्सपोर्ट, SRK, श्री रामकृष्णा एक्सपोर्ट। शाहरुख खान नहीं, SRK का फुल फॉर्म श्री रामकृष्णा एक्सपोर्ट्स। उन्होंने 2 साल पहले क्या किया था, अपने एम्प्लॉय को बुलाया, सबको बुलाया, सबको मतलब जो उनके यहाँ पे 3,500 लोग काम करते हैं, जो मेन 450 लोग हैं, उनको बुलाया, आओ इधर। वो एम्प्लॉय डर गए, क्या हुआ? उनको बुलाया, चाबी लो। उनको लगा जॉब से हटाया जा रहा है, लेकिन जॉब से नहीं, उनको फोर्ड की गाड़ी दी सबको। अच्छा, पिछले साल कुछ लोग को बुलाया, इधर आओ, चाबी लो। उनको लगा यार वापस से फोर्ड दे रहे, खुश हो गया। मतलब उसने बोला फोर्ड नहीं, मर्सिडीज की चाबी है। फिर कुछ लोग को बुलाया चाबी, उन लोग को लगा पता नहीं अभी क्या दे रहे। उनको बोला फ्री में ये लो फ्लैट। अच्छा, सोचो, श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स ने ऐसा किया। दूसरी एक कंपनी थी, जहां तक मुझे ख्याल में आ रहा है नाम विप्रो है, शायद विप्रो या दूसरा कोई कंपनी। उन्होंने अपने एम्प्लॉय को बुलाया, एक काम कर, तू अपने वाइफ के साथ फॉरेन ट्रिप में जा घूमने। उसने बोला पर पैसा लगेगा ना, 10 लाख रुपए ले। वो खुश। अच्छा, उसको ऑप्शन दिया, तुमको फॉरेन ट्रिप नहीं जाना तो 10 लाख। उसने बोला नहीं, एक काम करो आप 10 लाख दो। उससे 10 लाख लिया, 50,000 में गोवा जाकर आ गया, 9.5 लाख का प्लस। तो ऐसा सब हो रहा है आज के तारीख में। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकालती है, फैसिलिटीज दे रही है। आजकल कंपनी को भी पता है कि मशीन से, मशीन क्या है, मशीन में तो आउटपुट आता है, बट इंसान, तुम एम्प्लॉयज को सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? अभी हमारा देखो, हमारे इधर जो जो क्लास में काम वाली बाई काम करती है, और क्लास तो बंद है, लेकिन मार्च से हमने पूरा पगार दिया है, अभी भी पगार चालू है इसका। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमने पगार कोई भी रोका नहीं है। गरीब लोग है ना, यदि हम पगार रोकेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका ऑलरेडी जॉब छूटा है, कुछ जगह पे काम छूटा है। सो
अपना जवाबदारी की एम्प्लॉयज का वेलफेयर सोचो। सो बड़े कंपनीज ने भी घाटा किया बट पगार दिया। इंडिया में बहुत सारे कंपनीज ने अच्छे काम किए हैं। पांचवा, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। इसमें अगेन एग्जांपल दूंगा, तुम पार्ले जी के बिस्किट ले लो या मेडिसिन कंपनीज ले लो। जब भी कोई हादसा होता है, अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, ये पार्ले जी, ये सब कंपनीज फ्री में बिस्किट्स और दवाइयां ये सब देते हैं। सोशल प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो तुम्हारा जवाबदारी है सोसाइटी के प्रति कि तुम्हारे कंपनी का प्रोडक्ट यदि हेल्प होता है तो तुम दान करो, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करो। और आज के तारीख में ना, अपना जो सॉफ्टवेयर है, अपना देश क्यों आगे, इन्फोसिस भारत का कंपनी है, बैंगलोर का कंपनी है। तो जो जिस प्रकार से अपना देश में सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, ये आधार कार्ड का सॉफ्टवेयर किसने बनाया? इन्फोसिस ने ही तो बनाया है। आधार कार्ड में जो तुम्हारा फिंगरप्रिंट तुमने दे दिया होगा या तुम्हारे पास होगा, ये सारा सॉफ्टवेयर इन्फोसिस के ताकत से बना है। तो ये जो सोशल प्रॉब्लम था, अभी तुम देखो 2 4 5 साल में क्या होने वाला है। वन नेशन वन कार्ड, वही कार्ड तुम्हारा लाइसेंस। मेरे मन में कितने सालों से अपना एजुकेशन सिस्टम इंप्रूवमेंट में था कि यार क्या चल रहा है एजुकेशन सिस्टम, ये साल गवर्नमेंट ने उसको इंप्रूव कर दिया। एक ऐसा वक्त आएगा तुम्हारे पास एक आदमी को एक ही कार्ड, अच्छा इनकम टैक्स का भी वही कार्ड, आधार भी वही कार्ड, लाइसेंस भी वही कार्ड, पैन कार्ड भी वही, सब एक ही कार्ड में तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा कार्ड आने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। इससे एक आदमी को एक कार्ड दिया, जिंदगी भर तुमको हर जगह पे वो काम में आएगा। तुम्हारा सिलेंडर के लिए भी वही कार्ड, ठीक है ना। तुम कहीं पे भी जाओ, होटल में जाओ ना, आधार, अभी क्या होता है, इनकम टैक्स में पैन कार्ड दिखाओ, होटल में गए कहीं घूमने तो आधार कार्ड दिखाओ, है ना। फिर सिलेंडर लेना तो सिलेंडर का अपना कार्ड, पहले राशन का अपना कार्ड आता था, नहीं, एक कार्ड, वन नेशन वन कार्ड बहुत जल्द आएगा। और जिस दिन आएगा ना, अपना देश का भला हो जाएगा। क्योंकि अब तुम सोचो ना, इतने सारे कार्ड, अच्छा वोटर का कार्ड अलग, तुम मेरे पास देखो, मुझे वोटर कार्ड अलग, आधार कार्ड अलग, पैन कार्ड अलग, ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड अलग, कितने सारे कार्ड्स हैं। और वो नंबर में कितना कंफ्यूजन होता है, कितने सारे नंबर्स याद रखने पड़ते हैं। और सोचो वही नंबर से तुम्हारा बैंक अकाउंट भी खुले तो तुम्हारा तो बढ़िया हो जावे, तुमको कोई टेंशन ही नहीं, एक ही नंबर पे तुम्हारा सब काम हो रहा है। आएगा वन नेशन वन कार्ड आएगा। ये सब अपने देश के ना इन टेक्नोलॉजी धुरंधर लोग है, सब करेंगे। और लास्ट में कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सिंपल सा लॉजिक है। मैं तुमको एक, सर हाँ हेल्थ कार्ड भी आने वाला है ना, हेल्थ कार्ड। बोल तो रहे हेल्थ कार्ड, लेकिन अगेन मैं चाहता हूँ कि वन नेशन वन कार्ड रहे। हेल्थ कार्ड में क्या होएगा वापस से, अब तुम्हारे पेरेंट्स को पूछो कितना कठिनाई होता है, फॉरेन में गए या कहीं पे भी गए ना, आधार कार्ड, अच्छा पासपोर्ट का भी अलग नंबर रहता है फॉरेन में गए तो इतने सारे नंबर। मेरा तो एक अलग से फोल्डर है जिसमें कम से कम 50 60 अलग अलग फाइल्स और पासवर्ड और बैंक के आई, इतने सारे नंबर्स है। तुम्हारे पेरेंट्स के भी होंगे, कितना संभालना पड़ता है। हेल्थ कार्ड भी आएगा, लेकिन मेरा मानना है हेल्थ कार्ड के बजाय गवर्नमेंट वन नेशन वन कार्ड सबके लिए बेहतर। अच्छा वही कार्ड तुम हेल्थ के लिए यूज करो, वही कार्ड इलेक्शन के लिए यूज करो, वही कार्ड पैन कार्ड के लिए रखो, कितना अच्छा देश के लिए होएगा, पर समय लगेगा इसको। सो कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अच्छा अभी मेरा एक बीबीए में मेरी एक स्टूडेंट है, थोड़े गरीब लोग है, उसने अप्रोच किया एक कंपनी को कि भाई थोड़ा स्पॉन्सरशिप के लिए। तो जैसे सीमेंस कंपनी है शायद, नहीं बॉश कंपनी, बॉश ले लो, सीमेंस ले लो, सीमेंस, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्पॉन्सर करते हैं तुम्हारा एजुकेशन, भाई वेल सोसाइटी का भला हो। बॉश, रिलायंस के भी अपने चैरिटेबल ट्रस्ट है, बिरला का ट्रस्ट है। तुम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाओगे ना, यदि मेरा एक रिलेटिव को कैंसर हो गया था, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जिसमें कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना। कैंसर का ट्रीटमेंट मतलब 10 20 लाख रुपए कहीं नहीं गया, 15 लाख से 20 लाख का तो खर्चा होता ही है। अब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बहुत सारे कंपनीज के साथ टाइप है, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ टाइप है। अभी अमीर लोग खर्चा करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, तो ये जो ट्रस्ट है ना, कंपनीज के रहते हैं ट्रस्ट, वो लोग पहले इंटरव्यू लेते हैं, भाई क्या प्रॉब्लम है तुमको, कितना पैसा कम पड़ रहा है। तो वो ट्रस्ट क्या करते हैं, भाई एक काम करो तुम ना, हम तुमको एक धर्मशाला जैसा है ना बॉम्बे में, उधर ही में हॉस्पिटल के नजदीक, यहाँ पे रहो, तुम फ्री ऑफ चार्ज रहो, हम एक दिन का एक टाइम का खाना देंगे, तुम्हारा ट्रीटमेंट का भी पैसा आधा, आधा भी नहीं लगभग हम ही देंगे, बस तुमको दवाई लेना है। मतलब लगभग जहाँ 15 लाख खर्चा होता है वहां 50,000 में काम हो जाता है।
गरीब लोग इधर उधर से तो बंदोबस्त कर ही लेंगे। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम करते ही, और उसमें कंपनी भी पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। लोग बोलते हैं, गाली देते हैं कंपनी नफे के लिए, लेकिन अपने देश में है, कंपनी के लिए काम करते हैं। अभी अमेजन ने, कल परसों ही मैंने पढ़ा, अमेजन ने 35 करोड़ रुपया फार्मर्स के लिए बाजू में किया ना। मेरे ख्याल से बाकी डोमिनोज ये लोग सब, अब लॉकडाउन या तूफान फ्लड्स आया, डोमिनोज रुपए 1 रुपया निकालेगा नहीं, क्योंकि अमेरिकन है। लेकिन अमेजन ने निकाला 35 करोड़ फार्मर्स के लिए। हालांकि 35 करोड़ तो कुछ भी नहीं है भारत में, 12-13 करोड़ है। एक फार्मर को दिया तो 3 रुपए मिलेगा एक फार्मर को, देखा जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 35 करोड़ कुछ तो यूज होगा, कहीं तो यूज होगा। तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।